हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हो? उम्मीद तो यही करूँगी, बढ़िया होगी, फर्स्ट क्लास होगी। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है सीटेट सीडीपी का। तो अगर कोई क्लास स्किप हो गई हो तो देख लेना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। हम ऑलरेडी जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, ब्रूनर, एरिक एरिक्सन, जॉन डुई, गार्डनर, हैडिडी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, NCFRTE, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा था। अगर आप लोग की कोई क्लास स्किप हो गई हो, मिस हो गई हो, तो टेंशन नहीं लेना। न्यू लर्नर्स हो तो उनको भी बता दूं, आपके प्यारे ग्रेट डोर पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी। तो आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, सारी थ्योरीज मिलेंगी, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक उसमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गई सारी बातें? तो अगर आप लोगों की कोई क्लास स्किप हो गई है तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। हम ऑलरेडी, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, प्राइमरी या जूनियर, ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, ये दोनों के लिए ही हैं। और हमने सारा सिलेबस कवर अप किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, कुछ भी बीच में स्किप नहीं किया है। स्टेप बाय स्टेप हमने सब टॉपिक्स पढ़े हैं, सारी थ्योरीज पढ़ी हैं। और अगर आप लोग को किसी टॉपिक में, किसी थ्योरी में, किसी एग्जाम्पल में भी इवन कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये नहीं सोचेगा कि क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब पूछे या नहीं। तो ऐसे कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। जब भी आप क्लास देखें, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। और जितनी जल्दी हो सके मेरी कोशिश यही रहती है आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। और बस आप टेंशन फ्री रहिए और बस समझते रहिए, रट्टाबाजी नहीं करिएगा, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेके बैठ जाओ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेस अगर मेरी अच्छी लगती हैं, पढ़ाई हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, यानी मनोविज्ञान के विद्यालयों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जानते हैं बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का जन्म। साइकोलॉजी इज द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइकोलॉजी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। लिख देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो सकता है कुछ हिंदी लर्नर्स भी हों जो हिंदी मीडियम से हों, तो उनको दिक्कत ना हो। चले यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब है मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर, और मेंटल प्रोसेसेस यानी मानसिक प्रक्रियाओं का साइंटिफिक स्टडी को हम बोलेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। यानी मनोविज्ञान का मतलब है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ह्यूमन बिहेवियर इसको हम बोलेंगे मानव व्यवहार, और मेंटल प्रोसेस को हम बोलते हैं मानसिक प्रोसेसेस। आपको पता ही होगा, प्रक्रिया। एक मिनट, प्रक्रियाओं का क्या है? ये वैज्ञानिक अध्ययन है साइकोलॉजी। अर्लियर साइकोलॉजी वॉज पार्ट ऑफ फिलॉसफी। पहले साइकोलॉजी मनोविज्ञान पार्ट था फिलॉसफी का, फिर ये 1879 में सेपरेट हो गया। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताओ। 1879 में ये अलग साइंस का रूप हम कह सकते हैं उसमें हो गया, यानी अलग साइंस के रूप में ये सामने आया 1879 में। पहले जो फिलॉसफी का ही पार्ट था हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। विलियम वुंट, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। इस बात का याद रखिएगा, क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो वो थे हमारे विलियम वुंट। ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी इन 1879। इन्होंने पहली प्रयोगशाला लैब, फिजियोलॉजी लैब
इन्होंने इस्टेब्लिश करी जर्मनी में 1879 में। इस बात का आप याद रखिएगा। लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस्टेब्लिश करी पहली साइकोलॉजी लैब यानी प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला। दिस इवेंट इज कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये जो इवेंट था इसको ही कंसिडर्ड किया जाता है बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। यही इवेंट, यही घटना कह सकते हो, इसे कंसिडर किया जाता है बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की शुरुआती इसी को ही माना जाता है, मनोविज्ञान की शुरुआत माना जाता है। साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी मस्तिष्क, रुक जाओ ये इरेज कर रही हूं मैं, मस्तिष्क और व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान किसे? मनोविज्ञान। यहाँ लिख देती हूँ, मनोविज्ञान इज इक्वल टू क्या हुआ? मेंटल साइंस ऑफ माइंड और बिहेवियर कह सकते हैं। मस्तिष्क और व्यवहार का विज्ञान, मेंटल प्रोसेसेस ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन हो गया हमारे मनोविज्ञान का मतलब। यहाँ तक क्लियर है? फिर से समझना है तो समझ लेते हैं। मनोविज्ञान का मतलब है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ये पहले फिलॉसफी का ही पार्ट था, बाद में ये सेपरेट साइंस के रूप में सामने आया 1879 में। विलियम वुंट, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने स्टैब्लिश करी थी पहली प्रयोगशाला साइकोलॉजी लैब, इन्होंने स्टैब्लिश करी थी लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में जो है जर्मनी में। 1879 में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। इस इवेंट को कंसीडर किया जाता है बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्लियर? साइकोलॉजी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी मस्तिष्क और व्यवहार का विज्ञान। आगे देखते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के विद्यालय। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन डिफरेंट वेज। चलिए कॉपी पेन ले लो, नहीं लिया है तो ले लो। देखिए अलग अलग स्कूल्स जो हैं साइकोलॉजी के वो एक्सप्लेन करते हैं इसे अलग अलग तरीकों में, अलग अलग वेज में। चलिए अलग अलग नज़रिए से समझाते हैं इसको, यानी अलग अलग साइकोलॉजी के जो स्कूल्स हैं वो व्यवहार को, बिहेवियर को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे कि विद्यालय देख लेते हैं जो मेन कह सकते हैं मुख्य विद्यालय, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टल्ट साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी। वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। चलिए संरचनावाद, विलियम वुंट, इन्होंने क्या किया था? संस्थापक थे ये, रुक तो मैं लिख देती हूँ, संस्थापक यानी फाउंडेड बाय विलियम वुड। ये थे संस्थापक विलियम वुड और उनके स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर जो इनके स्टूडेंट थे और विलियम वुड ये थे फाउंडर, संस्थापक हम कह सकते हैं। इट फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी मेंशन कर दूं, रुक जाओ पेन ले लूं उससे पहले मैं। इन्होंने किस पे जोर दिया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे जोर दिया था। लिख देती हूँ यहाँ पे, मस्तिष्क की संरचना। स्ट्रक्चर को हम हिंदी में बोलते हैं संरचना, माइंड को मस्तिष्क बोलेंगे। इन्होंने इसको समझाने पे फोकस किया था, जोर किया था कि माइंड एक्चुअल में किससे बनता है, व्हाट द माइंड इज मेड अप ऑफ। इन्होंने एक मेथड का इस्तेमाल किया था, वो था इंट्रोस्पेक्शन, लुकिंग इनसाइड एंड डिस्क्राइबिंग थॉट्स एंड फीलिंग। यूज अ मेथड कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, यानी कह सकते हैं हम अपनी भावनाओं और विचार को अंदर से निरीक्षित करना। ये इरेज कर रही हूँ और लिख देती हूँ, अपने विचार, या हम कह सकते हैं अपने विचारों और भावनाओं, फीलिंग्स को, भावनाओं का अंदर से
अंदर से निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। गोल क्या है इसका? टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशन। यानी इसका गोल ये था समझना, इसका गोल ये समझना था क्या? बेसिक पार्ट्स जो है कॉन्शियसनेस के, जैसे कि थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, सेंसेशन क्या है, ये हैं बेसिक पार्ट कॉन्शियसनेस के। इन सब को समझना था इसका गोल, स्ट्रक्चरलिज्म का गोल था। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चरलिज्म इसे फाउंड किया था, फाउंडर थे इनके विलियम वुंड और उनके स्टूडेंट एडवर्ड विचनर। इनका फोकस था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। इन्होंने एक मेथड का इस्तेमाल किया था, वो तो इंट्रोस्पेक्शन, अपने विचार और भावनाओं का अंदर से निरीक्षण करना। इसका मेन गोल था समझना बेसिक पार्ट्स कॉन्शियसनेस के, जैसे कि थॉट्स क्या है, फीलिंग क्या है, सेंसेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ फ्लावर, स्ट्रक्चरलिस्ट वुड आस्क, अगर आप कोई फूल देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिस्ट आपसे पूछ रहे हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, इसकी स्मेल कैसी लगी, आप क्या सोच रहे हैं। बट ये सब्जेक्टिव था, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, सबके जवाब अलग हो सकते हैं। तो ये था इसका क्रिटिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्रिटिक्स को हम बोलेंगे, हम आलोचना भी कह सकते हैं, आलोचना। ये तरीका बहुत सब्जेक्टिव था, यानी व्यक्तित्व था। यहाँ लिख देती हूँ, व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत था, यानी सबका अनुभव अलग हो सकता है। चलिए, फिर आ जाता है फंक्शनलिज्म। इसको स्टार्ट किया गया था अमेरिका में, विलियम जेम्स ने किया था और इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पे इनका जोर किस पे था? इनका जोर था फंक्शन ऑफ द माइंड पे, व्हाई एंड हाउ द माइंड्स वर्क। ये माइंड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रुक जाओ, ये है माइंड। इनका फोकस था माइंड के फंक्शंस पे। चलिए, तो ये माइंड के फंक्शंस पे काम करता है। व्हाई एंड हाउ द माइंड वर्क्स, क्या कैसे जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, वो फंक्शन करता है, काम करता है, हम ये कह सकते हैं। क्या करता है, क्यों करता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। बिलीव्ड दैट थिंकिंग हेल्प अस अडेप्ट टू आवर इन्वायरमेंट, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको इरेज। इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, ये जो था इन्फ्लुएंस्ड था डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से। जैसे कि फंक्शनलिस्ट आपसे पूछेंगे डर कैसे सरवाइव में हेल्प करता है, डर कैसे हमारी रक्षा करता है, या याददाश्त सीखने में कैसे मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी फंक्शनलिस्ट में। इट स्टडी द पर्पस ऑफ बिहेवियर, इसका पर्पस, इसका हम कह सकते हैं उद्देश्य क्या है, ये व्यवहार के उद्देश्य को समझने में मदद करता है, समझने की हम कह सकते हैं कोशिश करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आ जाएगा हमारा साइको एनालिसिस, जिसको फाउंडर थे जिसके वो थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड। इनका फोकस था अनकॉन्शियस माइंड पे, द हिडन पार्ट ऑफ द माइंड दैट अफेक्ट बिहेवियर, वो छुपा हुआ भाग हमारे माइंड का जो हमारे व्यवहार को अफेक्ट करता है। सेड दैट आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ड्रीम्स एंड हिडन डिजायर्स शेप आवर पर्सनैलिटी। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड, इनका मानना था बचपन के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देती हैं, यानी व्यक्तित्व को बनाती हैं। हमारे जो भी हमारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, अनुभव हैं, ये सारे शेप देते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद एंगर इशूज में हैव अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रामा। हो सकता है एक बच्चा है जिसे बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ है, हो सकता है उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हो। तो ये सारी चीज़ों की बात करी हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस डिफेंस मैकेनिज्म, और फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम अभी देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को हम रक्षा तंत्र भी कहते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र। Defense mechanisms are unconscious way by which a child protects themselves from stress and anxiety, guilt or fear.
These are natural psychological responses that help our children maintain emotional balance. देखिए, रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे तरीके हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो खुद को डर है, चिंता है, परेशानी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, उससे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं बिना जाने। अवचेतन रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और ये जो नेचुरल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं ये बच्चे की इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे तरीके होते हैं जिनके द्वारा बच्चे तनाव हैं, डर हैं या कोई परेशानी है, दुखद अनुभव है, बिना कुछ जाने उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अनकॉन्शियस वे को हम कह सकते हैं अवचेतन रूप से, अवचेतन रूप से, अवचेतन रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आ जाएगा इसमें रिप्रेशन, फॉरगेट पेनफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स अनकॉन्शियसली पुशिंग दैम अवे। जब बच्चा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो या कुछ पेनफुल हो, उसको भूल जाता है अनकॉन्शियसली। हम कह सकते हैं दुखद बात को भुला देना। रिप्रेशन को हम हिंदी में बोलेंगे दमन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दमन। बुरी याद या घटना को हम कह सकते हैं अवचेतन मन में दबा देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई बच्चा स्कूल ट्रिप पे गया था, एक बार खो गया था, अब वो बाहर जाने से क्या है, मना कर देता है, टाल देता है, भूल चुका है अनकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उसने अपने मन में दबा दिया है कहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम रिग्रेशन। रिग्रेशन व्हेन अ चाइल्ड अंडर स्ट्रेस स्टार्ट शोइंग बिहेवियर फ्रॉम एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज। अचानक स्ट्रेस की वजह से कह लो या कुछ भी कह सकते हैं, दबाव में, तनाव में बच्चा एक अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज में जैसे व्यवहार करते हैं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करने लगता है। पहले की बचकानी हरकतें, कहते हैं ना, बचकानी हरकतें मत करो, बचकाने व्यवहार मत करो, उसकी ओर लौट जाना। देखो जैसे कि क्लास 5 का स्टूडेंट है, तो जब उसकी डांट पड़ी टीचर से तो वो रोने लगा और अपनी मदर के पास जाने की जिद करने लगा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो बचकाने वाली चीज़ों की तरफ वापस लौट जाना, वो है रिग्रेशन। फिर आ जाता है प्रोजेक्शन, पुटिंग वंस ओन फीलिंग ऑन टू समवन एल्स। चलो जल्दी से इसको देखते हैं, पेन ले लूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसको हम हिंदी में बोलेंगे आरोपण। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आरोपण, अपनी गलती किसी दूसरे पे थोपना। जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसे पता है होमवर्क नहीं किया, स्कूल जाऊँगा, टीचर मेरे को डांटेंगी, मैम मुझे डांटेंगी, तो अपनी गलती दूसरे पे थोप देना कि टीचर तो बस मुझे ही टारगेट करती रहती है, बल्कि अंदर से उसको पता है कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो उसे इस बात का डर है कि उसकी डांट पड़ेगी। अपनी गलती नहीं मानेगा बल्कि दूसरे टीचर पर थोप दिया कि टीचर मुझे हमेशा टारगेट करती है। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, अपनी गलती किसी या अपनी फीलिंग किसी दूसरे पे थोपना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे स्थानांतरण। यहाँ लिख देती हूँ, स्थानांतरण। टेकिंग आउट एंगर और फ्रस्ट्रेशन ऑन समवन एल्स, यानी किसी और पे अपनी खुंदस निकालना, इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, किसी और पे निकाल देना, सेफ टारगेट हो गया ये। गुस्सा या तनाव किसी सुरक्षित लक्ष्य पर निकालना। चलो देखते हैं, जैसे होता है ना, कई बार क्लास में बातें कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, बेचारा टीचर बोल बोल के थक जाता है, टीचर ने थोड़ी सी डांट क्या लगा दी, आजकल बच्चों को वैसे ही बर्दाश्त होता नहीं है, और अपना गुस्सा जाके जैसे ही टीचर गया, इंटरवल का टाइम है, क्लास में डेस्क की पटके पड़े हैं, दोस्तों से लड़ रहे हैं, तो अपना फ्रस्ट्रेशन उसने किस पे निकाला, बेंचेस पे, डेस्क पे निकाला या दोस्तों से लड़ के निकाला। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है डिनाइल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। हम कह सकते हैं सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना। चलो देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकार। हिंदी में हम इसको बोलेंगे इनकार, सच्चाई को स्वीकार ना करना। एक बच्चा है जिसकी कॉपी खो गई, लेकिन बार बार इनकार कर रहा है कि नहीं मुझे तो कॉपी मिली ही नहीं थी, जबकि उसे पता है गलती उसकी है, कॉपी उसी से खोई है, लेकिन कह रहा है मुझे ही स्कूल से कॉपी नहीं मिली, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रियलिटी को।
खुद घर पे छोड़ के बैठा है या कहीं रख के भूल गया है और कह रहा है मुझे स्कूल से ही कॉपी नहीं मिली, तो ये हो गया डिनायल, इनकार। फिर आ जाता है हमारा रेशनलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं तार्किकता। तार्किकता, एक मिनट, कहाँ गया पेन? तार्किकता, अपनी गलती को सही ठहराने के लिए तर्क देना, लॉजिकल एक्सक्यूज देना अपनी मिस्टेक को सही ठहराने के लिए, ये तो अक्सर लोग करते हैं। चलो, जैसे कि क्लास टेस्ट की तैयारी नहीं करी बच्चे ने स्कूल में, तो टीचर पूछ रहा है क्यों तैयारी नहीं, तो बच्चा कह रहा है लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ता। बल्कि सच्चाई क्या है, बच्चा तो टीवी या फोन में अपना बिजी था, उसने तैयारी नहीं करी टेस्ट की। और अब लेकिन अपनी गलती को सही ठहराने के लिए अलग अलग एक्सक्यूजेस देना, वो होता है रेशनलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आगे देखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अच्छा वो मैंने लिखा ही नहीं है, मैं नेक्स्ट पे लिख देती हूँ, सब्लिमेशन, उच्चीकरण। देखिए सब्लिमेशन यहाँ पे मेंशन करती हूँ, आप लोग भी पेन कॉपी ले लो। चलो, हम कह सकते हैं इसको नकारात्मक भावना को सोशली स्वीकार्य तरीके में बदलना। बच्चा बहुत गुस्से वाला है अपना, लेकिन उसने जो अपनी एनर्जी है वो कहाँ निकाली, जैसे कुश्ती खेल रहा है या फिर स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में उसने अपनी सारी एनर्जी निकाली, तो ये पॉजिटिव वे में उसने निकाली, तो वो हो गया हमारा सब्लिमेशन। देना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, रुक जाओ। एथलीट होते हैं या नहीं होते? किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, कुश्ती हो गई, कोई स्पोर्ट्स हो गया, तो उसमें अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को निकाल देना, सकारात्मक तरीके से निकाल देना, तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरिज्म, जिसके फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन, लेटर डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर। देखिए बिहेवियरिज्म को हम बोलते हैं व्यवहारवाद, कहो तो लिख ही देती हूँ यहाँ भी, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जिसके फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन। बाद में इसे कह सकते हैं डेवलप किया, आगे बढ़ाया B.F. स्किनर के। इनका फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का था, दिखने वाले व्यवहार का, ना कि थॉट्स और फीलिंग पे था। इनका मानना था जो बिलीव्स, यानी इनका मानना था बिलीव्स इज लर्न थ्रू इन्वायरमेंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। यानी इनका माना जाता है कि जो व्यवहार है वो वातावरण से, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही सीखा जाता है। स्किनर का एक एक्सपेरिमेंट हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमने स्किनर के बारे में डिटेल में समझा था कि कैसे एक चूहे ने वो लिवर को प्रेस किया था और खाने तक पहुंच गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑलरेडी हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे क्लास, प्लेलिस्ट में जाओ, स्किनर वाली क्लास अटेंड करो और डिटेल में आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत हो रही हो तो जल्दी से बता दीजिए। इनका फोकस सिर्फ दिखने वाले व्यवहार पे था, थॉट्स और फीलिंग पे नहीं था। यहाँ तक सब दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और एक और चीज़ इनका मानना था, जो व्यवहार है वो वातावरण, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखा जाता है। फेमस बिलीफ था इनका, गिव मी अ चाइल्ड एंड आई कैन मेक हिम एनीथिंग। ये वॉटसन ने कहा था कि मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। फोकस क्या था, मेन मेथड क्या था इस पे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे था। की टर्म्स हो गई इसकी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड कंडीशनिंग, जिसे हम डिटेल में B.F. स्किनर की जब हमने बात करी थी हम पढ़ चुके हैं। फिर आ जाते हैं गेस्टल साइकोलॉजी, जिसे स्टार्ट किया था मैक्स वेदरमैन ने, कुर्ट कोफका ने और वॉल्फगैंग कोहलर ने। ये किया था इन्होंने स्टार्ट जर्मनी में। वैसे इनके नाम कितने अलग होते हैं ना, मैक्स वेर्थहाइमर, कुर्ट कोफका एंड वॉल्फगैंग कोहलर, कितने थोड़े अलग नेम होते हैं ना। तो चलो, इन लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया जर्मनी में। गेस्टल क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल, या हम कह सकते हैं फॉर्म, संपूर्ण। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, पूर्ण आकृति कह सकते हैं हम इसको, समग्र भी कह सकते हैं, समग्र रूप, होल या पूर्ण आकृति। अच्छा, अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, क्लास क्लियर हो रही हो, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इनका मानना था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स, जो होल होगा वो ग्रेटर होगा बल्कि सम से भागों के। यानी इसे पहले मैं इरेज कर दूं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो इरेज करूं। संपूर्ण उसके भाग के योग से बड़ा होगा, लिख देती हूं यहां से, संपूर्ण उसके भागों से योग में बड़ा होता है, ये हम कह सकते हैं योग से बड़ा होता है। नोट करना चाहो तो कर लो। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, संपूर्ण उसके भागों से योग में बड़ा होता है। चलो नोट कर लिया, बढ़े आगे। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इस स्कूल का मानना था कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूर्ण या पूरी आकृति के रूप में समझते हैं, पूरी आकृति के रूप में हम समझते हैं, ऐसा इस स्कूल का मानना है। फोकस किस पे था? हाउ आवर माइंड ऑर्गेनाइजेस एंड अंडरस्टैंड पैटर्न्स, इमेजेस एंड अंडरस्टैंड पैटर्न। अरे ये दो बार मैंने नोट कर लिया। एंड ऑब्जेक्ट, अरे ये क्या हुआ, सॉरी, हाँ तो कोई बात नहीं, दो बार हो गया तो क्या हो गया, आप लोग एक देख लो। हाउ आवर माइंड ऑर्गेनाइजेस एंड अंडरस्टैंड पैटर्न्स, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीट होल नॉट इन पीस। देखो अभी हमने बात करी थी इनका फोकस कैसे था, कैसे हमारा माइंड ऑर्गेनाइज करता है, समझता है पैटर्न को, शेप्स को, इमेजेस को, ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से, टुकड़ों में नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, देखो अब आपने ये पैटर्न देखा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसे देख के माइंड एकदम क्या करेगा, सर्किल, सर्किल माइंड में आएगा, ना कि कुछ ब्रैकेट आएंगे। तो दो कर्व नहीं, डायरेक्ट हमारे माइंड में आएगा कि सर्किल है। अभी आपको लग रहा है, आप जब अचानक ऐसे करके देखते हो, कई बार होता है ना कुछ कट भी होता है, तो आप लोग को पता होता है कि हाँ ये सर्किल है। तो कैसे हमारा माइंड एकदम ऑर्गेनाइज कर देता है पैटर्न को, इमेजेस को समझ जाता है। प्रिंसिपल देख लेते हैं, पहले आ जाता है फिगर ग्राउंड, जिसका मतलब है वी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बैकग्राउंड, सीइंग अ फेस इन अ डार्क रूम, यानी वस्तु को उसके बैकग्राउंड से अलग देखना। फिगर ग्राउंड, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, आकृति भूमि। कहाँ गया पेन, हाँ जी, फिगर ग्राउंड यानी हो गई हमारी आकृति भूमि। सिमिलरिटी यानी समानता। फिर आ जाता है हमारा प्रॉक्सिमिटी, समीपता, समीपता। क्लोजर यानी पूर्णता, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। चलो अब इसको वन बाय वन हम समझते हैं। फिगर ग्राउंड, इसका मतलब हुआ जब हम ऑब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से सेपरेटली देखते हैं, जैसे एक डार्क रूम है लेकिन हमें एक फेस दिख रहा है, अंधेरे कमरे में चेहरा। सिमिलरिटी, सिमिलर थिंग्स आर ग्रुप्स टुगेदर, इसको मैं अभी समझाऊंगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझ लो सिमिलरिटी। देखो इमेजिन ये बॉल्स है, ठीक है, ये हो गई आपकी बॉल्स। तो जो एक जैसी बॉल्स हैं वो आपको अलग अलग आप अपने आप ही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक जैसे दिखने वाली जो बॉल्स हैं उनको ग्रुप करना एक साथ, एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को हम कह सकते हैं ग्रुप में लगती हैं, ये लगती हैं या नहीं लगती। रेड बॉल्स अलग, पिंक अलग, ब्लू अलग। फिर आ जाती है प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स क्लोज टुगेदर आर ग्रुप्ड। अगर कुछ एक साथ पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने इस टाइप से ये स्टार्स बना दिए हैं, ये क्या है, दो अलग अलग ग्रुप लग रहे हैं। कई बार होता है ना, 5 बच्चे एक तरफ बैठे हैं स्कूल में, गार्डन में 5 एक तरफ, तो लगता है अरे इन 5 का ग्रुप है, इन 5 का ग्रुप है, होता है ना, तो वही बात हो रही है। फिर आ जाता है क्लोजर, वी फिल इन गैप्स टू कंप्लीट इमेजेस, हम जब गैप्स को फिल कर देते हैं इमेज को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने कोई ब्रोकन सर्कल देखा तो हमारे माइंड में ऑलरेडी आ जाएगा कि क्या है, सर्किल है, भले ही देखो बीच बीच में से ये ब्रोकन है, लेकिन हमारे माइंड ने इमेज अपने आप ऑर्गेनाइज कर ली, जो गैप्स उन्हें फिल कर लिया कि भाई ये तो है सर्किल। गेस्टल्ट साइकोलॉजी हेल्प्स इन परसेप्शन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्लासरूम टीचिंग। गेस्टल्ट साइकोलॉजी मदद करती है परसेप्शन में, लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्लासरूम टीचिंग के अंदर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ जल्दी बताओ। परसेप्शन हिंदी में हम इसे बोलेंगे धारणा,
चलो लिख देती हूँ। परसेप्शन हो गई हमारी धारणा, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, और लर्निंग जिसे हम कहते हैं सीखना, है ना, सीखने के तरीके में, और यहाँ हम कह सकते हैं सीखने के तरीके को समझाने में मदद करती है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट देते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसे डेवलप किया था 1950s और 60s में एज अ रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म। चलो देखते हैं इनका फोकस था कैसे हमारा जो ब्रेन है वो सोचता है, याद रखता है, लर्न करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डिसीजन लेता है। बिलीव्स दैट माइंड वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, इसमें क्या मानना था, जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस होती है और एक आउटपुट निकलता है। आउटपुट हो गया हमारा व्यवहार, बिहेवियर। चलो इसको भी मैं जल्दी से आपको क्लियर कर देती हूँ। एक मिनट, पेन कहाँ गया। देखो ये तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा, ये रिएक्शन था बिहेवियरिज्म का, हम कह सकते हैं व्यवहारवाद के विरोध में ये उभरा कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, सोचता है, समस्या समाधान करता है, कोई निर्णय लेता है। और जो अभी हमने बात करी थी, देखो कंप्यूटर कैसे पहले इंफॉर्मेशन लेता है, वो हो गई आपकी सूचना, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आपको एक आउटपुट मिलेगा, वो होगा आपका आउटपुट, हो गया आपका बिहेवियर, व्यवहार लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये व्यवहारवाद के विरुद्ध उभरा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, रिएक्शन है ये बिहेवियरिज्म का। दिमाग कैसे सोचता है, याद करता है, सीखता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, याद रखता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है हमारे जीन पियाजे, जॉन ब्रूनर, एल्बर्ट बेंडूरा और हमारे उल्रिच निसर, जिन्होंने टर्म दिया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये देखिए हम इनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम जीन पियाजे, ब्रूनर, एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर बात रही हमारे उल्रिच निसर की, जिन्होंने टर्म दिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये ऐसा कुछ हमारा अभी सीटेट सिलेबस में नहीं है कि अलग से इनकी कोई थ्योरी हो, बट मैंने फिर भी इनका नाम मेंशन कर दिया क्योंकि ये भी फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मेन जो फोकस था वो मेमोरी पे था, अटेंशन पे था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था, लैंग्वेज पे था और थिंकिंग और रीजनिंग पे था। ये कहो तो मैं लिख दूँ, ज़रूरत है तो लिखूँ। मेमोरी याददाश्त हो गई, अटेंशन हो गया ध्यान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाषा हो गई लैंग्वेज, और सोच और तर्क वो हो गई हमारी थिंकिंग और रीजनिंग, सोच और तर्क। एग्जाम्पल हो गया, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम। एक बच्चा है जिसे कहा गया मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, द चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझेगा, लॉजिकली सोचेगा, मेथड अप्लाई करेगा, उसके बाद ही तो आंसर देगा। तो ये सारे हो गए कॉग्निटिव प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक या नहीं। संज्ञात्मक, हम कह सकते हैं संज्ञात्मक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ये सारी। क्लियर है, आगे देखते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, हाउ दे थिंक एंड हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी एंड अटेंशन। चल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी मदद करती है हमें समझने में कैसे एक बच्चा सीखता है, याद करता है, सोचता है और कैसे उसकी मेमोरी को, उसके अटेंशन को इम्प्रूव या बेहतर किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसे डेवलप किया था कार्ल रोजर्स ने और अब्राहम मास्लो ने 1950s में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ये कब हुआ था, साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के बाद। फोकस था एवरी पर्सन हैज़ फ्री विल, इनर पोटेंशियल एंड वांट्स टू ग्रो। यानी इनका फोकस था हर व्यक्ति की अच्छा बनने की चाह होगी, कुछ बनने की होगी, फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा, यहाँ लिख देती हूँ स्वतंत्र इच्छा होगी, स्वतंत्र इच्छा। स्पेशल विल को हम बोलेंगे, सॉरी फ्री विल को हम बोलेंगे स्वतंत्र इच्छा। पोटेंशियल होगा, या हम कह सकते हैं वह अच्छा बनना चाहता है। अच्छा बनने की चाहत, यहाँ हम कह सकते हैं अंदर से विकास की चाह होगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
इसको हम ऑलरेडी अब्राहम मैस्लो की जो हमने बात करी थी, तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं सारी स्टेजेस को। टोटल 5 स्टेजेस थी जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा था, बॉटम टू टॉप हमने सब कुछ डिस्कस किया था। नहीं लिया क्लास तो अटेंड कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मेंशन है ये। तो ये है थर्ड फोर्स साइकोलॉजी का, हम इसे कहते हैं। इसका फोकस ये था कि जैसे हर बंदा है उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा होगी, ग्रो करना चाहेगा, सेल्फ एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ा था। हायरार्की ऑफ नीड्स थी अब्राहम मैस्लो की, उसमें हमने सब स्टेजेस को पढ़ा था डिटेल में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम ये भी कह सकते हैं अंदर से विकास की इच्छा या चाह होती है। ह्यूमनिज्म सीज ह्यूमन एज गुड, यूनिक एंड ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव। ह्यूमनिज्म कैसे देखता है मानव को? यूनिक और हमेशा कोशिश करते हुए कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की, बेहतर बनने की। यानी हम ये ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पिरामिड था, बॉटम टू टॉप गए थे। पहले थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्या होंगी किसी व्यक्ति की? फूड, वाटर, स्लीप। फिर सेफ्टी नीड की इच्छा होगी, उसे पूरा करेगा। जब ये पूरी हो जाएंगी तब लव बिलोंगिंग की वो पूरी होंगी। देन स्टीम नीड्स ऑफ रिस्पेक्ट, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हाईएस्ट लेवल है। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नहीं लिए क्लास तो प्लीज अटेंड कर लेना। कार्ल रोजर्स क्या है? एम्फेसिस सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिलीव इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। देखिए एम्फेसिसाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं। स्वयं अवधारणा, और हम कह सकते हैं बिना शर्त, बिना शर्त स्वीकृति। इस पे था इनका जोर, स्वीकृति पर जोर था। मेन जो जोर था वो किस पे था? सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे था। इनका मानना था लर्निंग कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन क्लासरूम ह्यूमनिज्म सपोर्ट रिस्पेक्टिंग चाइल्ड्स फीलिंग, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हेल्पिंग चिल्ड्रन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स हम जानते हैं बच्चे की फीलिंग का सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और बच्चे की मदद करनी चाहिए एज अ फैसिलिटेटर। और बस सपोर्ट करते रहो, बच्चे को इंकरेज करते रहो ताकि जितना उसका है पोटेंशियल वो वहाँ तक पहुँच सके, हासिल कर सके, सक्सेस मिले। उसके लिए आपको एक फैसिलिटेटर का वर्क करना है, हम ऑलरेडी कर सकते हैं। यानी जो ह्यूमनिज्म है वो बच्चों की फीलिंग की भी रिस्पेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेगा और बच्चों की हेल्प करेगा अचीव करने में, पूरा पोटेंशियल जो उनकी पूरी क्षमता है विकसित करने की उसमें मदद करेगा, सहायक करेगा भी कह सकते हैं। कार्ल रॉजर्स एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, हम कह सकते हैं ये फाउंडर थे ह्यूमन साइकोलॉजी की। इनका मानना था हर बच्चा में एक पोटेंशियल होता है, यानी उसमें संभावनाएं होती हैं। हर बच्चा अपने आप में अच्छा होता है, उसमें क्षमता होती है कुछ करने की। सही माहौल मिले तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे माहौल होगा तो अच्छे से विकसित होगा। ही फोकस्ड ऑन द इनर वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड, देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड सेल्फ इमेज। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, उनका ध्यान बच्चे की भीतरी दुनिया पे था। भीतरी दुनिया यानी बच्चे की भावनाएं, सोच, सेल्फ इमेज, आत्म छवि पे था। मेन आइडिया क्या था? पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। कार्ल रोजर्स believes that children grow best in supporting environment where they feel accepted, loved or valued. His approach is called client-centered therapy और person-centered approach. यानी इनका मानना था हर बच्चा अच्छी तरीके से विकसित हो सकता है अगर उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो होगा बेस्ट सपोर्टिव इन्वायरमेंट में। जब उसे सपोर्ट मिले, समर्थन मिले, प्यार मिले बिना किसी भेदभाव के, तो क्या होगा? बच्चा खुश होगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा, वो उतना ज़्यादा ग्रो होगा। इस अप्रोच को पर्सन सेंटर्ड अप्रोच और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है। उनका मानना है जो बच्चा है वो उसे अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो वो ग्रो करेगा, जब उसे अनकंडीशनल लव मिले और सपोर्ट भी मिले। हर बच्चा सफल हो सकता है अगर उसे अनकंडीशनल लव मिले, बिना शर्त के प्यार मिल रहा है अगर उसे, तो बच्चा ज़रूर सक्सेस भी होगा, अच्छे से ग्रो भी करेगा। चलिए
पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कार्ल रोजर्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट. इट इज़ द वे अ पर्सन सी देम सेल्फ. सी कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड रियल सेल्फ हु आई एक्चुअली एम, ideal self who I want to be. If there's a big gap between the real and ideal self, the child may feel unhappy and low in confidence. सेल्फ कॉन्सेप्ट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो जल्दी से लिख देती हूँ मैं, एक मिनट. माइक चलो. स्वयं अवधारणा. अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट ये व्यक्ति का अपने बारे में सोच है. रियल सेल्फ जो वो एक्चुअली है, आइडियल जो वो बनना चाहता है. अगर इसमें कुछ ज़्यादा गैप होगा तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा और वो खुश भी नहीं होगा, अनहैप्पी होगा. चलिए फिर आ जाता है अनकंडीशनल एंड पॉजिटिव रिगार्ड. इट मीन्स एक्सेप्टिंग एंड लविंग द चाइल्ड विदाउट एनी कंडीशन. बच्चा जैसा है उसको वैसे ही उसमें प्यार दो. कोई कह सकते हैं एक होता है ना कि नहीं बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो मार्क्स नहीं ला रहा तो हम नहीं करेंगे, या फिर पेरेंट्स कह रहे हैं अच्छे मार्क्स लाओगे तभी प्यार करेंगे. बच्चा जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, प्यार करो. ज़रूरी नहीं है जो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो क्या वो स्पोर्ट्स में नहीं होगा, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो. तो बच्चा जैसा है उसे एक्सेप्ट करो. जैसे कि टीचर और पेरेंट्स होता है ना कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे, तभी हम तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे. तो ये चीज़ गलत है. आपको ये कहना है कि हम तुमसे प्यार करते हैं चाहे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या नहीं आए. बच्चा जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो. तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चा नकारात्मक महसूस करता है. एम्पैथी क्या है? द चाइल्ड शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स फीलिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक टीचर को भी समझना चाहिए बच्चे की फीलिंग, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसे समझना चाहिए. एम्पैथी को हम बोलते हैं हिंदी में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सहानुभूति कह सकते हैं. सहानुभूति. बच्चे को टीचर की भावना समझनी चाहिए. अगर वो समझता है तो क्या होगा, एक ट्रस्ट जो है, एक विश्वास बिल्ड होगा बच्चे और शिक्षक के बीच में. देन आ जाता है हमारा कॉन्क्रुएंस, जिसे हम क्या कहते हैं देख लेते हैं. एक मिनट, पेन ले लिया जाए. सामंजस्य. इट मीन्स बीइंग जेन्यून और ऑनेस्ट. जेन्यून होना, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना. जेन्यून को हम कह सकते हैं, जेन्यूननेस को प्रामाणिकता और ईमानदारी, ऑनेस्ट. इफ अ टीचर इज रियल ऑनेस्ट, स्टूडेंट फील सेफ एंड अंडरस्टूड. अगर टीचर ईमानदार है, रियल है, बच्चे को क्या होगा, सेफ, सुरक्षित महसूस होगा. बच्चा अपनी बात को, परेशानी को टीचर से बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकेगा, अपनी परेशानी को बांट सकेगा. उसे कहीं दिक्कत आ रही है तो उनसे शेयर कर सकेगा, यानी बच्चा अपनी हर बात कह सकेगा. इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन में? रोजर्स के बिलीफ क्या है? एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर बच्चा यूनिक है. गिव इंडिविजुअल अटेंशन. हमें भेदभाव नहीं करना, सबको अटेंशन देनी है. टीचिंग एड्स मेथड आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं. अनकंडीशनल लव करना है. बिल्ड होता है इससे कॉन्फिडेंस. बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आप उससे अनकंडीशनल लव करेंगे. जैसा बच्चा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे. जैसे प्रेस एफर्ट्स नॉट जस्ट मार्क्स. बच्चे ने मेहनत करी, मार्क्स हो सकता है कम आए लेकिन उसने मेहनत तो करी, तो उसको आपको प्रेस करना है. चाइल्ड शुड फील सेफ एंड एक्सेप्टेड. बच्चे को सुरक्षित महसूस होना चाहिए. बच्चा जैसा है उसे आप एक्सेप्ट करिए और ऐसा नहीं करिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुमसे बात करूँगा, तभी घुमाने लाऊंगा, ले जाऊँगा, या आपको फील्ड ट्रिप पे तभी ले जाया जाएगा अगर अच्छे मार्क्स रहेंगे. बच्चा जैसा उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है. टीचर शुड गाइड नॉट डोमिनेट. टीचर को गाइड करना है, बच्चे को डोमिनेट नहीं करना है. फैसिलिटेटर बनना है, बॉस नहीं बनना है. एक गाइडर की तरह काम करना है हमेशा. बच्चे को इंकरेज करना है, डोमिनेट नहीं करना, भेदभाव नहीं करना. According to Rogers, teachers should create an environment where students feel free to explore, ask questions and express themselves. रोजर्स का कहना था कि टीचर को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके. अगर उसे कहीं परेशानी है तो वो आपसे शेयर कर सके. कोई क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो आपसे पूछ सके, एक्सप्लोर कर सके, अपने फीलिंग्स को आपके साथ बांट सके. कहीं परेशानी है तो आपके साथ शेयर कर सके. A student makes in class. A strict teacher says you are not smart. एक स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो ऑफकोर्स वो क्या कहेगा कि तुम स्मार्ट नहीं हो, होशियार नहीं हो. और अगर रोजर स्टाइल होगा टीचर तो वो कहेगा दैट्स ओके, मिस्टेक हेल्प अस लर्न.
लेट्स ट्राई अगेन, यानी कोई बात नहीं, गलती हुई है कोई बात नहीं। मिस्टेक भी लर्निंग का पार्ट है, जो हमेशा मैं आपको कहती हूँ, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, मिस्टेक इज़ अ पॉजिटिव वर्ड नॉट अ नेगेटिव। तो मिस्टेक को नेगेटिव सोचना रहने दो, अब बंद कर दो। मिस्टेक तभी होगी जब आप कोशिश करोगे। तो एक अच्छे टीचर का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्ची गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे बोलो कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, आप कोशिश करो, आप सक्सेस होगे। दिस सेकेंड अप्रोच हेल्प इन बिल्डिंग द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड इमोशनल वेलबींग। इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम कह सकते हैं बच्चा मोटिवेट फील करेगा। तो आपको यही करना है, ये नहीं कहना कि तुम होशियार नहीं हो, बल्कि कहना कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ कल आपसे सेम टाइम पे। और अगर अच्छी लगी हो क्लास, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। कोई क्लास स्किप हो गई हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।